बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 29 ऑफ MTH 324 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हमारा आज का टॉपिक है एवैल्यूएशन ऑफ रियल इंटीग्रल्स। आज के लेक्चर में हम कॉशीज रेजिड्यू थ्योरी की एप्लीकेशन देखेंगे और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को यूज़ करते हुए रियल इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नज़र डालते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉशी रेजिड्यू थ्योरम का प्रूफ देखा था और कॉशी रेजिड्यू थ्योरम को यूज़ करते हुए कुछ एग्जांपल सॉल्व की थी। रेजिड्यू थ्योरम की इम्पॉर्टेंस मैंने आपको बताई थी कि कॉशीज थ्योरी में रेजिड्यू थ्योरम क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज का लेक्चर भी एप्लीकेशन ऑफ रेजिड्यू थ्योरी पे है, इसलिए हम रिविजिट करते हैं कुछ मेन डेफिनेशंस। सबसे पहले रेजिड्यू की डेफिनेशन देखते हैं कि रेजिड्यू क्या था। सपोज एफ ऑफ जेड एनालिटिक है इन एन एनुलर डोमेन जेड माइनस जेड नॉट मॉडुलस इज लेस देन कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर, और सपोज जेड नॉट इस फंक्शन की आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। ऐसे फंक्शन की लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन थी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन जेड माइनस जेड नॉट प्लस ए टू जेड माइनस जेड नॉट स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन प्लस बी वन डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट प्लस बी टू ओवर जेड माइनस जेड नॉट स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे जो बी जेज हैं ये बेसिकली ए ऑफ माइनस जे है, दैट इज बी वन हमने डिक्लेयर किया है ए माइनस वन को, बी टू ए माइनस टू एंड सो ऑन। हमने कहा था कि ये जो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन होती है किसी भी फंक्शन की, इसके टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज एनालिटिक पार्ट, सेकंड पार्ट प्रिंसिपल पार्ट है। अब प्रिंसिपल पार्ट में 1 ओवर जेड माइनस जेड नॉट का जो कोफिशिएंट है ए माइनस वन, इसको हमने रेजिड्यू कहा था, रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट जेड नॉट। फिर रेजिड्यू फाइंड करने के हमने टू फार्मूलाज देखे थे कि अगर जेड नॉट सिंपल पोल हो, दैट इज पोल ऑफ ऑर्डर वन हो, तो जेड नॉट पे रेजिड्यू का फार्मूला था लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट इंटू एफ ऑफ जेड। और इसी तरह अगर जेड नॉट पोल ऑफ ऑर्डर n है तो फिर रेजिड्यू फाइंड करने का फार्मूला था रेजिड्यू ऑफ f एट जेड नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड टू जेड नॉट z माइनस जेड नॉट टू द पावर n f ऑफ z का n माइनस 1th ऑर्डर डेरिवेटिव। अब कॉशी रेजिड्यू थ्योरम की स्टेटमेंट ये थी कि सपोज D हमारे पास एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन है और f ऑफ z फंक्शन एनालिटिक है इन D एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स z1 z2 so on zn। अब अगर हम एक क्लोज कर्व C ले लें जो इन तमाम सिंगुलर पॉइंट को कंटेन कर रही हो, तो फिर इंटीग्रल C f of z
डी जेड की वैल्यू थी 2 पाई आयोटा summation k varies from 1 to n residue of f at zk। तो यहाँ पे रेजिड्यू थ्योरम की इम्पॉर्टेंस मैंने आपको बताई थी कि अगर विद इन सी नंबर ऑफ सिंगुलरिटीज एक से ज़्यादा हूँ और ये सारी सिंगुलरिटीज आइसोलेटेड हूँ तो फिर हम काशी रेजिड्यू थ्योरम यूज़ करते हैं इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड को सॉल्व करने के लिए। फर्दर हमने देखा था कि कॉशी रेजिड्यू थ्योरम जर्नलाइज करता है कॉशी इंटीग्रल फार्मूला को, कॉशीज डेरिवेटिव फार्मूला को और इसी तरह कॉशी गुरसा थ्योरम को इस केस में अगर एफ ऑफ जेड की सिंगुलरिटीज रिमूवेबल हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने इन रेजिड्यू फार्मूला को यूज़ करते हुए काशी रेजिड्यू थ्योरम को यूज़ करते हुए डिफरेंट कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल सॉल्व किए थे। तो आज के लेक्चर में हम रियल इंटीग्रल सॉल्व करेंगे यूजिंग रेजिड्यू थ्योरम। आज के लेक्चर की आउटलाइंस हैं जैसे मैंने पहले बताया कि हम रियल इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो 2 टाइप्स के रियल इंटीग्रल आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है रियल ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स और सेकंड है रियल इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। अब रियल ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल इस टाइप के फॉर एग्जांपल 0 to 2 पाई डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन थीटा और से 0 to पाई डी थीटा ओवर 5 प्लस 3 कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा। डिफरेंट टाइप्स के ऐसे इंटीग्रल जिसमें इंटीग्रैंड जो है ये फंक्शन होगा साइन थीटा या कॉस थीटा का, इस टाइप के इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग कॉशी रेजिड्यू थ्योरम। और सेकंड टाइप जो इंटीग्रल की हम सॉल्व करेंगे वो रियल इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं। कमिंग स्लाइड्स में हम इन इंटीग्रल्स को डिटेल से देखेंगे कि रियल इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स किस टाइप के होते हैं और ये काशी रेजिड्यू थ्योरम से कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं विद रियल ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल से। अब जैसे मैंने पहले बताया कि रियल ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स में हम इस टाइप के इंटीग्रल स्टडी करेंगे 0 to 2 पाई f is a function of sin theta cos theta where f is rational function means f p of theta divided by q of theta टाइप का फंक्शन होगा जिसमें p of theta और q of theta ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे जिसमें साइन थीटा या कॉस थीटा इन्वॉल्व होगा। अब नोट करें कि अगर हम z एक कॉम्प्लेक्स नंबर लें ऑन यूनिट सर्कल तो z नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन होगी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जैसे आप देख सकते हैं अगर हम ये यूनिट सर्कल ले लें तो इसमें r की वैल्यू 1 है, इसलिए इस पॉइंट के अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई लें तो x की वैल्यू r cos थीटा होती है। तो r क्योंकि 1 है तो ये cos थीटा हो जाएगा और y की वैल्यू r sin थीटा होती है। अगेन r 1 है तो ये sin थीटा के इक्वल है। सो इस पॉइंट को अगर हम P कह लें तो इस P पॉइंट के जो पोलर कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो 1 और थीटा है और इसमें कार्टेशियन और पोलर का रिलेशन देखें तो x इक्वल टू कॉस थीटा है
और y इक्वल टू साइन थीटा है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर जो z इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन आ गई cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हम देखते हैं कि 1/z नंबर किसके इक्वल बनेगा इस केस में। 1/z नंबर 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल, विद अंडरस्टैंडिंग दैट z इज नॉन जीरो। अब इस नंबर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो ये cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा आ गया। से ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। 1 + 2 implies z प्लस 1/z इज इक्वल टू cos थीटा, और cos थीटा इक्वल टू z प्लस z पावर -1। सिमिलरली अगर हम 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो z माइनस 1/z ये इक्वल आएगा 2 आयोटा साइन थीटा के। और इनफैक्ट ये फर्स्ट टर्म जो हमने लिखी थी ये 2 cos थीटा आती है, 2 cos थीटा के इक्वल। और इसी तरह z माइनस z टू द पावर -1 इज 2 आयोटा साइन थीटा। तो यहां से हमने देखा कि अगर पॉइंट z हम ऑन यूनिट सर्कल लें तो इस केस में z प्लस z पावर -1 2 cos थीटा के इक्वल होता है, जबकि z माइनस z पावर -1 ये 2 आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है। ये सारी डिस्कशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि हमें f जो है ये रेशनल फंक्शन गिवन होगा साइन और cos थीटा का, और हमने काशी रेजिड्यू थ्योरम को यूज़ करना है इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। तो पहले इस इंटीग्रल को हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में कन्वर्ट करते वक्त हमें cos थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z चाहिए, इसी तरह साइन थीटा की वैल्यू इन टर्म ऑफ z चाहिए। लिहाजा हमने देखा कि cos थीटा इन टर्म्स ऑफ z फाइंड करें तो उसकी वैल्यू क्या आती है। सिमिलरली साइन थीटा इन टर्म ऑफ z अगर ट्रांसफॉर्म करें तो उसकी वैल्यू क्या आती है। अब इस टाइप के इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए वर्किंग रूल्स क्या होंगे इनको देखते हैं। अब वर्किंग रूल में हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके रियल इंटीग्रल को कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में कन्वर्ट किया करेंगे। सो स्टेप 1 है, द बेसिक आइडिया इज टू कन्वर्ट ए रियल इंटीग्रल trigonometric function into complex integral where C is the unit circle. For this, the parameterization of circle is z equal to e power iota theta, और full circle के लिए theta lies between 0 and 2 pi. We can write, जैसे मैंने पहले बताया कि cos theta की वैल्यू एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में होती है e पावर आयोटा थीटा प्लस e पावर माइनस आयोटा थीटा। तो जैसे हमने पहले देखा कि cos थीटा इक्वल है e पावर आयोटा थीटा प्लस e पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब e पावर आयोटा थीटा की वैल्यू पुट करें तो cos थीटा की वैल्यू z प्लस e पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल टू z पावर -1 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह साइन थीटा की वैल्यू होती है e पावर आयोटा थीटा माइनस e पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अगेन e पावर आयोटा थीटा को z पुट करें तो ये फंक्शन साइन थीटा आ जाएगा
z माइनस z पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब क्योंकि z इक्वल है e पावर आयोटा थीटा के, तो dz की वैल्यू आएगी आयोटा e पावर आयोटा थीटा d थीटा। यहां से d थीटा की वैल्यू dz ओवर आयोटा e पावर आयोटा थीटा मीन्स dz ओवर आयोटा e पावर आयोटा थीटा z के इक्वल है। सो d थीटा इक्वल टू dz ओवर आयोटा z। तो ये d थीटा की वैल्यू आ गई, ये cos थीटा साइन थीटा। तो हमने वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन थीटा को कन्वर्ट कर लिया है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल z। cos थीटा साइन थीटा इन दोनों फंक्शन को भी ट्रांसफॉर्म कर लिया है इन टर्म्स ऑफ z, और पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इस केस में यूनिट सर्कल हुआ करेगा। तो इन सारी सब्स्टिट्यूशंस के बाद जो रियल इंटीग्रल था विच इज 0 to 2 पाई f ऑफ cos थीटा साइन थीटा d थीटा विच इज 0 to 2 पाई f ऑफ cos थीटा साइन थीटा d थीटा, तो ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा f ऑफ z dz में, वेयर पाथ ऑफ इंटीग्रेशन c इज द यूनिट सर्कल। तो ये वर्किंग रूल में फर्स्ट स्टेप हुआ करेगा कि रियल इंटीग्रल को कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में ट्रांसफॉर्म करना। अब दूसरा स्टेप ये होगा कि हम f ऑफ z फंक्शन की सिंगुलरिटीज फाइंड किया करेंगे और इनमें से वो सिंगुलर पॉइंट चूज कर लिया करेंगे जो इनसाइड यूनिट सर्कल लाई करेंगे। अब जो सिंगुलर पॉइंट इनसाइड यूनिट सर्कल लाई किया करेंगे, हम उन सारे पॉइंट्स पे रेजिड्यू फाइंड किया करेंगे और रेजिड्यू फाइंड करने के बाद काशी रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई किया करेंगे इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। एंड देन जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का आंसर आएगा उससे फिर देखा करेंगे कि रियल इंटीग्रल का आंसर किस तरह लिखा जाता है। तो ये तो वर्किंग रूल थे, जस्ट रिकॉल करें। टोटल 3 स्टेप से फर्स्ट स्टेप में रियल इंटीग्रल को कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में कन्वर्ट करना, दूसरे स्टेप में जो इंटीग्रैंड फंक्शन है उसकी सिंगुलरिटीज फाइंड करना और जो सिंगुलर पॉइंट इनसाइड सी लाई करेंगे उन पे रेजिड्यू फाइंड करना और फिर काशी रेजिड्यू थ्योरम यूज करना। जैसे हम ये एग्जांपल देखते हैं, एवेल्युएट 0 to 2 पाई 1 ओवर 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। लेट I is equal to integral 0 to 2 pi 1 over 2 plus cos theta whole square d theta। यहाँ पे f ऑफ थीटा जो है वो 1 ओवर 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर है। सब्स्टिट्यूशन करें, पुट z इज इक्वल टू e पावर आयोटा थीटा cos थीटा इक्वल टू z प्लस z पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 एंड d थीटा इक्वल टू dz ओवर आयोटा z। तो ये सारी सब्स्टिट्यूशंस हमने स्टेप 1 में एक्सप्लेन की थी। देयरफॉर इनको पुट करें तो अब ये फंक्शन ऑफ z आएगा 1 ओवर 2 प्लस z पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 ओवर 2 इज एलसीएम 4 प्लस z पावर -1 होल स्क्वायर and this is equal to 4 divided by 4 plus z power -1 is 1 over z whole square।
फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, 4 डिवाइडेड बाय z is taken as LCM, so 4z plus z square plus 1 whole square. Therefore f of z is equal to 4z square divided by z square plus 4z plus 1 whole square. और पाथ ऑफ इंटीग्रेशन अब यूनिट सर्कल है। तो ये इंटीग्रैंड फंक्शन जो था ये पहले फंक्शन ऑफ साइन और कॉस था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन में और पाथ ऑफ इंटीग्रेशन अब यूनिट सर्कल है। तो ये हमने देखा कि इंटीग्रैंड फंक्शन जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब हम देखते हैं कि इंटीग्रल की कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या बनेगी। तो इंटीग्रल की कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए हमने एक तो इस फंक्शन को कॉम्प्लेक्स फंक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर डी थीटा जो है ये डी जेड ओवर आयोटा जेड के इक्वल है। देयरफॉर इंटीग्रल बिकम इंटीग्रल ओवर सी 4z स्क्वायर और z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 होल स्क्वायर और डी थीटा की वैल्यू डी जेड ओवर आयोटा जेड। अब इसमें 4 ओवर आयोटा कांस्टेंट है बाहर, z इस z से कैंसल, तो इंटीग्रल सी z ओवर z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 होल स्क्वायर डी जेड। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ कि हमने सब्स्टिट्यूशन करके रियल इंटीग्रल को कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लिया। अब दूसरा स्टेप ये था कि ये जो फंक्शन आएगा इसके सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड करने और देखने कि कौन से सिंगुलर पॉइंट्स इनसाइड यूनिट सर्कल लाई करते हैं। कैपिटल F of z is z over z square plus 4z plus 1 whole square. Poles of f of z are the roots of z square plus 4z plus 1 equal to 0. अब हम इसके रूट फाइंड करते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। इक्वेशन थी हमारे पास z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज z इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 4ac divided by 2 times a which is 1. So -4 plus minus under root 12 divided by 2 -4 plus minus 2 under root 3 divided by 2 and this is equal to -2 plus minus under root 3। ये z की वैल्यू आ गई। Let z1 is equal to -2 plus under root 3 and z2 is equal to -2 minus under root 3। तो ये दो इसके सिंगुलर पॉइंट्स आ गए। अब इन दोनों में से कौन सा पॉइंट इनसाइड सी होगा? क्या दोनों पॉइंट आउटसाइड यूनिट सर्कल होंगे या दोनों पॉइंट इनसाइड होंगे या कोई एक पॉइंट आउटसाइड होगा दूसरा इनसाइड यूनिट सर्कल होगा या एक पॉइंट आउटसाइड होगा और दूसरा इनसाइड यूनिट सर्कल होगा? इसके लिए हम z1 का मॉडुलस फाइंड करते हैं। दिस इज इक्वल टू √3 - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। क्लियरली ये लेस देन 1 आएगा।
एंड Z2 मॉडुलस फाइंड करें तो ये अंडर रूट -2 माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा। देयरफॉर Z1 लाइज इनसाइड C। और C रिकॉल करें कि ये यूनिट सर्कल था, तो यूनिट सर्कल में वो पॉइंट लाई करते हैं जिनका मॉडुलस लेस देन 1 हो। तो अब क्योंकि Z1 इनसाइड C लाई कर रहा है तो हम इस पे रेजिड्यू फाइंड करते हैं। तो रेजिड्यू ऑफ F एट Z1 इज इक्वल टू, अब सबसे पहले ये देख लें कि ये जो f ऑफ z हमने फंक्शन लिखा था इसमें z² प्लस 4z प्लस 1 के हमने रूट्स फाइंड किए हैं। इसके रूट्स z1 और z2 हैं, इसलिए इसके जो फैक्टर होंगे बाय फैक्टर थ्योरम वो z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 होंगे। और ये दोनों पोल बनेंगे और इन पोल का ऑर्डर 2 होगा। Therefore residue of f at z1 is limit z tend to z1 d over dz of z minus z1 whole square into f of z. This is equal to limit z tend to z1 d over dz of z minus z1 whole square, और f ऑफ z की वैल्यू स्टार्ट से देखें तो ये z ओवर z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 होल स्क्वायर है। z ओवर z माइनस z1 होल स्क्वायर इंटू z माइनस z2 होल स्क्वायर, ये फैक्टर कैंसल। लिमिट z टेंड टू z1 d over dz of z over z माइनस z2 होल स्क्वायर। अब आपने z over z माइनस z2 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करना है और z को z1 पुट करना है, तो इसका रेजिड्यू जो आएगा वो 1/603 आ जाएगा। सिंपल जस्ट डेरिवेटिव फाइंड करें पहले एंड देन z को रिप्लेस कर लें z1 से, और z1 की वैल्यू थी -2 प्लस √3। ये वैल्यू पुट करें और सिंप्लीफाई करें तो रेजिड्यू ऑफ f एट z1 ये 1/603 आएगा। बाय कॉशी रेजिड्यू थ्योरम इंटीग्रल c कैपिटल f ऑफ z dz ये 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू विच इज 1/603, तो ये पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 3√3 आ जाएगा। अब इस इंटीग्रल को हमने सॉल्व किया है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करें तो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल सॉल्व हो गया। Therefore I is equal to 4 over iota into pi iota over 3√3, iota iota से कैंसल, सो 4 पाई ओवर 3√3, ये इस इंटीग्रल का आंसर है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं हम इस पे। एवेल्यूएट 0 to 2 पाई 1 over a plus b cos theta d theta, where condition given है a is greater than b and b is greater than 0, mean a and b both are positive real. Let I is equal to 0 to 2 pi 1 over a plus b cos theta d theta. Put z is equal to e power iota theta, d theta equal to dz over iota z,
and cos theta equal to z plus z power minus 1 divided by 2. Therefore I integral become integral over c 1 over a plus b cos theta की वैल्यू z plus z power minus 1 divided by 2 और d theta की वैल्यू dz over iota z. 1 over iota कांस्टेंट बाहर इंटीग्रल c सिंप्लीफाई करें जी इसको, तो ये 1 over a plus b over 2 z plus 1 over z and dz divided by z. अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं आगे। तो सबसे पहले नोट करें कि इस टर्म का जो एलसीएम है वो 2z है। Therefore I is equal to 1 over iota integral over c 1 divided by 2z एलसीएम लें, तो ये टर्म 2az प्लस b इंटू जेड स्क्वेयर प्लस 1 और dz ओवर z आ गया। ये z इस z से एडजस्ट हो गया, सो दिस इज 2 ओवर आयोटा इंटीग्रल ओवर c dz डिवाइडेड बाय bz स्क्वेयर प्लस 2az प्लस b। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम लेट कर लेते हैं कि f ऑफ z इक्वल है 1 ओवर bz स्क्वेयर प्लस 2az प्लस b। नोट करें कि f ऑफ z के सिंगुलर पॉइंट जो होंगे वो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। पोल्स ऑफ f of z are the roots of bz square plus 2az plus b equal to 0। अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसके रूट फाइंड करते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस माइनस अंडर 4a स्क्वेयर माइनस 4b स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2b। दिस इज इक्वल टू माइनस a प्लस माइनस अंडर a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर डिवाइडेड बाय b। लेट z1 इज इक्वल टू, इनमें से एक रूट को हम z1 लेट कर लेते हैं, विच इज माइनस a प्लस अंडर a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर ओवर b। माइनस a प्लस अंडर a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर ओवर b, और दूसरा रूट z2 है विच इज माइनस a माइनस अंडर a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर डिवाइडेड बाय b। तो अब अगेन हमने देखना है कि इन दोनों में से कौन सा पोल इनसाइड C लाई कर रहा है। क्लियरली Z2 lies outside C, क्योंकि आप Z2 का मॉडुलस फाइंड करो तो ये ग्रेटर देन 1 ही आएगा। रीजन ये है कि A ग्रेटर देन B है, तो A स्क्वेयर ग्रेटर देन B स्क्वेयर होगा, सो A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर इज पॉजिटिव। ये टर्म पॉजिटिव है, तो आप नोट करें कि जब ये टर्म पॉजिटिव है तो Z2 में से माइनस साइन कॉमन लें, तो A प्लस अंडर A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर डिवाइडेड बाय B। अब A इटसेल्फ B से ग्रेटर है, सो ये टर्म A और B का जो आंसर है ये 1 से ग्रेटर आएगा। अब 1 से ग्रेटर नंबर में कोई पॉजिटिव वैल्यू और ऐड कर रहे हैं, तो ये नंबर जो है इसका मॉडुलस 1 से ग्रेटर आएगा। देयरफॉर Z1 मॉडुलस इज लेस देन 1।
बिकॉज आप चेक करें कि Z1 और Z2 का प्रोडक्ट 1 आता है। दिस इंप्लाइज Z1 लाइज इनसाइड C। अब Z1 पे रेजिड्यू फाइंड करें। नो रेजिड्यू ऑफ F एट Z1। अब इससे पहले आप नोट करें कि इसके जब हम फैक्टर बनाएंगे इस टर्म के, तो वो फैक्टर b इंटू Z माइनस Z1 इंटू Z माइनस Z2 बनेगी। तो Z1 पे भी जो पोल है इसका ऑर्डर 1 है और Z2 पे भी जो पोल है इसका ऑर्डर 1 है। तो ये सिंपल पोल है, इसलिए लिमिट Z टेंड टू Z1 Z माइनस Z1 इंटू F ऑफ Z, लिमिट Z टेंड टू Z1 Z माइनस Z1 और F ऑफ Z की वैल्यू पुट करें तो F ऑफ Z की वैल्यू 1 ओवर B इंटू Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 आएगी, विच इज 1 ओवर B इंटू Z माइनस Z1 इंटू Z माइनस Z2। ये टर्म कैंसल, Z को Z1 पुट करें तो 1 ओवर B इंटू Z1 माइनस Z2। अब ये Z1 और Z2 की वैल्यू पुट करें तो ये टर्म हमारे पास आएगी 1 ओवर 2 टाइम्स अंडर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। देयरफॉर बाय कॉशी रेजिड्यू थ्योरम इंटीग्रल ओवर C f of Z dz is equal to 2 pi iota और सम ऑफ रेजिड्यू है 1 ओवर 2 अंडर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये 2 से कैंसिल, पाई आयोटा ओवर अंडर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब ये इंटीग्रल की वैल्यू आ गई और ये बैक हमने पुट करनी है इक्वेशन 1 में। देयरफॉर 1 इम्प्लाइज I इक्वल टू 2 ओवर आयोटा इंटू पाई आयोटा ओवर अंडर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई ओवर अंडर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ तक हमने रियल ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल को सॉल्व करना सीखा यूजिंग काशी रेजिड्यू थ्योरम। अब इसकी इंपॉर्टेंस नोट करें कि वैसे अगर हम इस टाइप के रियल इंटीग्रल सॉल्व करते हैं यूजिंग द मेथड वी डिस्कस इन कैलकुलस, तो इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है। रीज़न ये होती है कि हमें पता नहीं चलता कि हम सब्स्टिट्यूशंस क्या करें और कौन सी सब्स्टिट्यूशन फिट बैठेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट कॉशी रेजिड्यू थ्योरम को जब यूज़ करना है तो फिक्स पुटिंग है, फिक्स सब्स्टिट्यूशन है और फिक्स मेथड है जो रेशनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इनको इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। आज के लेक्चर में हम जो सेकंड टाइप के रियल इंटीग्रल सॉल्व करने जा रहे हैं वो है रियल इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स किस टाइप के होते हैं एंड देन इन इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं यूजिंग कॉशी रेजिड्यू थ्योरम। रिकॉल दैट जो रियल डेफिनेट इंटीग्रल हैं a टू b f ऑफ x dx टाइप के, तो इनमें फंक्शन पे कंडीशन होती है कि f ऑफ x इज बाउंडेड इन ए बी और सेकंड कंडीशन होती है द इंटरवल ए बी इज फाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 to 2 से हम x स्क्वायर dx को सॉल्व करते हैं तो नोट करें कि x स्क्वायर इस इंटरवल में बाउंडेड फंक्शन है और दूसरा ये इंटरवल फाइनाइट है, मींस इंटरवल के एंड फाइनाइट पॉइंट्स हैं।
तो ये वाला इंटीग्रल एक डेफिनेट इंटीग्रल है या प्रॉपर इंटीग्रल है। अब कुछ ऐसे भी इंटीग्रल होते हैं जिसमें ये दोनों कंडीशन या दोनों में से एक कोई कंडीशन होल्ड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल जैसे 0 to infinity sin x dx। आप नोट करें कि sin x बाउंडेड फंक्शन होता है बिकॉज sin x मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू 1। फंक्शन बाउंडेड है बट इंटरवल फाइनाइट नहीं है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है। इसी तरह आप 0 to 1/x dx को देखें तो अब ये इंटरवल तो फाइनाइट है बट इस इंटरवल में 0 पॉइंट पे ये फंक्शन अनबाउंडेड है, तो ये इंटीग्रल भी डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है। तो इस टाइप के इंटीग्रल जो डेफिनेट इंटीग्रल की दोनों कंडीशंस को वायलेट करें या दोनों में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई ना करें, ऐसे इंटीग्रल को इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स भी जो होते हैं इनको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग कॉशी रेसिड्यू थ्योरम। तो यहाँ पे हम जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल डिस्कस करेंगे वो इस टाइप के होंगे, से लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -∞ to ∞ और 0 to ∞, जैसे इस टाइप के इंटीग्रल मैंने बताया जिसमें लिमिट 0 to ∞ हूँ या -∞ to ∞ हूँ। अब इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करना होगा कि -∞ to ∞ f of x dx हो, तो हम इसको ब्रेक करते हैं -∞ to 0 f of x dx प्लस 0 to ∞ f of x dx। The improper integral -∞ to ∞ f of x dx is convergent if both the integral on right hand side of above equation are convergent। अब यहाँ पे रिकॉल करें कि कन्वर्जेंस से हमारी क्या मुराद है कि इंटीग्रल कब कन्वर्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये देखना हो कि 0 to ∞ f of x dx कन्वर्ज कब करेगा, तो आप इसकी ये लिमिट फाइंड करें, से लिमिट लैम्डा टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 to लैम्डा f of x dx। अब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा। सिमिलरली ये जो इंटीग्रल -∞ to 0 f of x dx है, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट से लैम्डा टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस लैम्डा टू 0 f of x dx। तो इसी तरह अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है। तो अब अगर ये दोनों इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करेंगे तो ये इंटीग्रल -∞ to ∞ f of x dx भी कन्वर्ज करेगा। अब नोट कीजिएगा कि अगर ये इंटीग्रल -∞ to ∞ f of x dx है तो इसको मैंने ऐसे नहीं लिखा कि लिमिट लैम्डा टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस लैम्डा टू प्लस लैम्डा f of x dx। इस फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, आपने -∞ to +∞ को 2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल में ब्रेक करना होगा और इन दोनों की कन्वर्जेंस इंडिपेंडेंटली चेक करनी होगी। अब हम कब इस टाइप के इंटीग्रल को इस फॉर्म में लिख के सॉल्व कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन 1 में हम देखते हैं इसका रूल क्या है। इफ इट इज नोन दैट -∞ to ∞ f of x dx इज कन्वर्जेंट, अगर पहले से नोन हो कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो फिर इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे मैंने ये फॉर्म बताई। देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल कैन बी फाउंड by mean of a single limiting process as -∞ to ∞ f of x dx is equal to limit r tend to infinity integral -r to r f of x dx। The limit in one, if it exists, is called Cauchy's principal value of the integral। अब ये इक्वेशन 1 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूजली हमें क्वेश्चन में कहा जाता है कि कॉशी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करें इंटीग्रल की, तो इसके लिए हम ये वाली लिमिट फाइंड किया करेंगे।
यानी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की ये वाली लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो जो इस लिमिट की वैल्यू आएगी वही इस इंटीग्रल की कॉशी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। अब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल सॉल्व करने के वर्किंग रूल्स क्या हैं, इनको देखते हैं और इनको यूज करके हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की। यहाँ पे जो हम मेथड डिस्कस कर रहे हैं वो बेस्ड है कॉशी रेजिड्यू थ्योरम पे। वर्किंग रूल ये, स्टेप 1, रिप्लेस x by z, find the poles of f of z and locate those poles which lie in upper half plane। तो सबसे पहले वेरिएबल x को रिप्लेस करें वेरिएबल z से, और अब जो फंक्शन f of z बनेगा इसके पोल्स फाइंड करें और फिर सिर्फ वही पोल कंसीडर करें जो अपर हाफ प्लेन में लाई करते हैं। इंटीग्रेट f of z ओवर ए कंटूर c consisting of the interval minus r to r and a semicircle of radius large enough to enclose all poles lies in upper half plane। तो ये तो पहला स्टेप हो गया, जैसे मैंने बताया कि x को z से रिप्लेस करें, f of z के पोल्स फाइंड करें और पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इस तरह चूज करें कि रियल लाइन का एक पोर्शन माइनस आर टू आर और इसके बाद एक सेमी सर्कल ये पोर्शन और एक सेमी सर्कल अपर हाफ प्लेन में, और इस सर्कल का रेडियस आपने इतना लार्ज लेना है कि जितनी भी सिंगुलरिटीज अपर हाफ प्लेन में वो सारी इनसाइड आ जाए। तो आप नोट करें कि इस एन को अगर हम ए कह लें, इसको बी कह लें, तो ये ए बी से वापस ए तक जो पाथ है ये क्लोज पाथ बन गया। स्टेप 2 ये होता है कि जो पोल्स आपने सेलेक्ट किए हैं उन पे रेजिड्यूज फाइंड करें और अप्लाई कर दें कॉशी रेजिड्यू थ्योरम। तो सपोज अगर ये ए बी टू अगेन ए कंप्लीट कर्व सी है तो इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड ये इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी दैट इज माइनस आर टू आर एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल ऑन दिस सेमी सर्कल इंटीग्रल ऑन सी आर एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल ऑन सी आर एफ ऑफ जेड डी जेड के इक्वल है, वेयर सी आर जो है वो ये सेमी सर्कल है। अब ये क्योंकि क्लोज पाथ है सी, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कॉशी रेजिड्यू थ्योरम से आएगी 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज, और प्रिंसिपल वैल्यू अगर इस इंटीग्रल की देखनी हो तो ये 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू के इक्वल होगी अगर ये टर्म 0 को अप्रोच कर जाए। इस एग्जांपल में हम कॉशी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं कि इंटीग्रल की। एवेल्युएट द कॉशी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल विच इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 डी एक्स। अब वर्किंग रूल का फर्स्ट स्टेप रिकॉल करें तो ये था कि x को z से रिप्लेस कर दें, तो रिप्लेस x बाय z। तो सबसे पहले हम फंक्शन में ये चेंज करते हैं, तो फंक्शन अगर मैं इसको अब f ऑफ z कह लूँ तो ये 1 ओवर z स्क्वायर प्लस 1 इंटू z स्क्वायर प्लस 9 आएगा। अब इसके पोल्स फाइंड करें, क्योंकि हमने सिर्फ वो पोल देखने हैं जो अपर हाफ प्लेन में लाई करते हैं। पोल्स ऑफ f of z are at, आप फर्स्ट फैक्टर z स्क्वायर प्लस 1 को 0 लें तो z की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा आ जाएगी, और दूसरे फैक्टर को 0 लें तो z की वैल्यू प्लस माइनस 3 आयोटा। तो हम देख रहे हैं कि जो पोल अपर हाफ प्लेन में लाई कर रहे हैं वो एक आयोटा है और दूसरा 3 आयोटा है। अब हमने देखना है कि पाथ ऑफ इंटीग्रेशन क्या चूज करें। तो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया कि ये माइनस आर टू आर और एक सेमी सर्कल होगा
जो इन तमाम सिंगुलरिटीज़ को कंटेन कर ले जो अपर हाफ प्लेन में। तो क्योंकि ये सिंगुलरिटीज़ आयोटा और 3 आयोटा हैं तो इस सर्कल का रेडियस हमें 3 से ग्रेटर लेना पड़ेगा। लेट r इज ग्रेटर देन 3 बी रेडियस, देयरफॉर अब जो टोटल पाथ ऑफ इंटीग्रेशन c है, इस केस में ये एक तो इंटीग्रल आएगा माइनस r टू r f ऑफ z डी जेड प्लस इंटीग्रल c r f ऑफ z डी जेड। और हमने देखा है कि ये टोटल पाथ ऑफ इंटीग्रेशन जो है ये क्लोज्ड कर्व है, इसलिए कॉशी रेजिड्यू थ्योरी से ये 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। अब हम इन पोल्स पे रेजिड्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम रेजिड्यू फाइंड करेंगे एट z इक्वल टू आयोटा पे। तो रेजिड्यू ऑफ f एट आयोटा, क्योंकि आयोटा पे ये सिंपल पोल है तो लिमिट z टेंड टू आयोटा z माइनस आयोटा इंटू f ऑफ z। f ऑफ z की वैल्यू पुट करें विच इज 1 ओवर z स्क्वायर प्लस 1 इंटू z स्क्वायर प्लस 9। लिमिट z टेंड टू आयोटा z माइनस आयोटा इंटू 1 ओवर z स्क्वायर प्लस 1 इंटू z स्क्वायर प्लस 9। So this is equal to limit z tend to iota z minus iota into 1 over z plus iota z minus iota into z square plus 9। तो ये z minus iota कैंसल। अब z को iota पुट करें तो ये 1 over 2 iota into 9 एंड z को आयोटा पुट करेंगे तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 16 आयोटा। ये रेजिड्यू आ गया फंक्शन का एट z इक्वल टू आयोटा। अब हम रेजिड्यू फाइंड करते हैं एट z इक्वल टू 3 आयोटा। नो रेजिड्यू ऑफ f एट 3 आयोटा इज लिमिट z टेंड टू 3 आयोटा z माइनस 3 आयोटा और f ऑफ z की वैल्यू अगेन ये वाली है जो हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं z स्क्वायर प्लस 1 इंटू z माइनस 3 आयोटा z प्लस 3 आयोटा। ये कैंसल। z को 3 आयोटा पुट करें तो ये टर्म आएगी 1 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 एंड 3 स्क्वायर इज 9, सो माइनस 9 और यहाँ पे पुट करें तो ये 6 आयोटा आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 48 आयोटा। सो इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z डी जेड ये इक्वल आएगा 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। तो रेजिड्यूज हमारे पास है 1 ओवर 16 आयोटा एंड माइनस 1 ओवर 48 आयोटा। 1 ओवर 16 आयोटा माइनस 1 ओवर 48 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये पाई ओवर 12 आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि ये इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड की वैल्यू है। अब क्योंकि हमने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हमने ये शो करना है कि ये टर्म 0 को अप्रोच करती है व्हेन r टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये तो कंप्लीट इसकी वैल्यू आ गई माइनस r टू r f ऑफ z डी जेड प्लस इंटीग्रल ओवर सी आर f ऑफ z डी जेड। अब हम इस इंटीग्रल का बिहेवियर देखते हैं कि जब रेडियस ऑफ द सर्कल इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी।
So consider integral over CR f of z dz. This is equal to integral over CR और f of z की वैल्यू है 1 over z square plus 1 into z square plus 9 dz. अब इस इंटीग्रल को हमने शो करना है कि ये जीरो को अप्रोच करता है एज r टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसके लिए सबसे पहले हम इस फंक्शन की बाउंड फाइंड करते हैं। सो कंसीडर z स्क्वायर प्लस 1 इंटू z स्क्वायर प्लस 9 मॉडुलस। बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी ये ग्रेटर आर इक्वल होगा z मॉडुलस स्क्वायर माइनस 1 इंटू z मॉडुलस स्क्वायर माइनस 9 से, विच इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस 1 इंटू r स्क्वायर माइनस 9. This implies 1 over modulus of z square plus 1 into z square plus 9 is less or equal to 1 over r square minus 1 into r square minus 9. इस फंक्शन की हमने बाउंड फाइंड कर ली। अब इस इंटीग्रल पे मैं ml इनइक्वालिटी लगा रहा हूँ। बाय ml इनइक्वालिटी इंटीग्रल CR से इस फंक्शन को मैं f ऑफ z कह लेता हूँ, dz इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर CR f ऑफ z की वैल्यू पुट करें विच इज 1 ओवर z स्क्वायर प्लस 1 इंटू z स्क्वायर प्लस 9 dz एंड दिस इज लेस आर इक्वल टू, इसकी बाउंड हमने फाइंड की है आर स्क्वायर माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस 9, ये m आ गया और l जो है वो लेंथ ऑफ द पाथ है और CR सेमी सर्कल है, इसलिए इसकी लेंथ पाई r है। अब जब r टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो क्लियरली ये राइट साइड 0 होगी एंड दिस इंप्लाइज इंटीग्रल CR f of z dz equal to 0. Therefore ये टर्म 0 हो गई, तो लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस r टू r f of z dz पाई ओवर 12 के इक्वल। ये कॉशी प्रिंसिपल वैल्यू है और यही वैल्यू गिवन इंटीग्रल का आंसर है। अब इस एग्जांपल में आपने देखा कि इस इंटीग्रल को जब हमने सॉल्व करना शुरू किया तो स्टार्ट के स्टेप बहुत स्मूथ थे। हमने एफ ऑफ जेड के पोल्स फाइंड किए, उन पे रेजिड्यू फाइंड किए, कॉशी रेजिड्यू थ्योरम यूज किया। ये सारा काम हम प्रीवियस 2 लेक्चर से कर रहे हैं, इसलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम यहाँ से स्टार्ट हुआ जब हमने इंटीग्रल ओवर CR f ऑफ z dz को शो करना था कि ये 0 को अप्रोच करता है व्हेन r टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसके लिए हमने सबसे पहले इस फंक्शन की एक बाउंड फाइंड की और इसके बाद ml इनइक्वालिटी यूज की। तो फिर हमने देखा कि जब r इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है। ये कॉशी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। नेक्स्ट रिमार्क देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज f ऑफ z इज इक्वल टू p ऑफ z ओवर q ऑफ z वेयर द डिग्री ऑफ p ऑफ z फंक्शन is at least 2 less than the degree of q of z. If CR is the semicircle z equal to r e power iota theta, theta lies between 0 and pi, यानी ये semicircle upper half plane में हो, तो then ये जो इंटीग्रल है इंटीग्रल ओवर CR f of z dz ये 0 को अप्रोच कर जाता है as r tends to
इन्फिनिटी हो। तो अब नोट करें कि ये जो इंटीग्रल ओवर सी आर एफ ऑफ जेड डी जेड है, ये जीरो को अप्रोच कर रहा है एज आर टेंड्स टू इन्फिनिटी। बट कब? जब पी ऑफ जेड की डिग्री एटलीस्ट 2 लेस हो क्यू ऑफ जेड से। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें पी ऑफ जेड की डिग्री क्यू ऑफ जेड से एटलीस्ट 2 लेस हो, उन क्वेश्चन में हमें इस पोर्शन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस रिमार्क से ये इंटीग्रल ज़ीरो हो जाते हैं। सो डायरेक्ट हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, एवेल्यूएट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब डी एक्स। इसमें सबसे पहला स्टेप, रिप्लेस x बाय z। तो f ऑफ z अगेन इस केस में 1 ओवर z स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब। तो अब नोट करें कि इस टर्म की डिग्री 0 है और q ऑफ z यहाँ पे जो टर्म बन रही है ये डिग्री 6 की टर्म है। तो p ऑफ z टर्म जो 1 है इसकी डिग्री एटलीस्ट 2 लेस है। सो इस क्वेश्चन में भी हमें इंटीग्रल सी आर एफ ऑफ जेड डी जेड लिमिट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसकी वैल्यू 0 ही होगी। अब हम इसके पोल्स फाइंड करें। तो एफ ऑफ जेड हैज़ पोल ऑफ ऑर्डर 3 एट z इक्वल टू आयोटा। ये मैंने सिर्फ वो पोल डिस्कस किया है जो अपर हाफ प्लेन में लाई कर रहा है। सो बाय कॉशी रेजिड्यू थ्योरम इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज 2 पाई आयोटा और सम ऑफ रेजिड्यू, तो रेजिड्यू ऑफ एफ एट आयोटा आएगा। अब रेजिड्यू फाइंड करते हैं। रेजिड्यू ऑफ एफ एट आयोटा, क्योंकि पोल का ऑर्डर 3 है तो ये 1 ओवर 2 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड टू आयोटा d2 ओवर dz2 ऑफ z माइनस आयोटा टू द पावर 3 और f ऑफ z की वैल्यू, तो ये जस्ट इसको मैं फैक्टराइज करके लिख रहा हूँ, z प्लस आयोटा क्यूब इंटू z माइनस आयोटा क्यूब। ये टर्म कैंसल। अब आपने जस्ट इस फंक्शन के 2 डेरिवेटिव्स लेने हैं और z को आयोटा पुट करना है, ये रेजिड्यू आ जाएगा। ये रेजिड्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करें तो ये इंटीग्रल सॉल्व हो गया। अब ये इंटीग्रल सॉल्व हुआ तो इस इंटीग्रल की कॉशी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, क्योंकि बाय प्रीवियस रिमार्क ये टर्म ऑलरेडी 0 है, इसलिए जो इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वो कॉशी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। और हम जानते हैं कि जो कॉशी प्रिंसिपल वैल्यू होती है वही इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू होती है। सो जो आंसर इस इक्वेशन 1 से आएगा वही कॉशी प्रिंसिपल वैल्यू है और वही इस इंटीग्रल की वैल्यू है। अब ये तो सारे क्वेश्चन हमने किए अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो। इन केस अगर लिमिट 0 टू इन्फिनिटी दी जाए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको आपने सॉल्व करना है 1 ओवर 2 टाइम्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स से, राइट, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। तो इसलिए इन इंटीग्रल को सॉल्व करना भी ऐसी है जैसे इस इंटीग्रल को आप सॉल्व कर रहे हैं, जस्ट रिजल्ट को आपने 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हम आज के लेक्चर को समराइज करते हैं। आज के लेक्चर में हमने रियल इंटीग्रल्स को सॉल्व करना सीखा यूजिंग कॉशी रेजिड्यू थ्योरम। सबसे पहले हमने रियल ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स को सॉल्व किया, फिर हमने रियल इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को सॉल्व किया। दोनों केसेस में आपने देखा कि मेथड स्टैंडर्ड है, कोई सब्स्टिट्यूशन सोचने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ से आपने देखा कि ये मेथड्स स्टैंडर्ड है,
कोई सब्स्टिट्यूशन हमें नहीं सोचनी पड़ती रियल इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए। कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं और इन इंटीग्रल्स के आंसर आ जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स के और रियल इंटीग्रल्स लेंगे जिनको हम काशी रेजिड्यू थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।